मैं ज्योति सिंगौर। आज हम कक्षा 10वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3 मुद्रा और साख समझेंगे। आप सभी बैंक जरूर गए होंगे। आप सभी का बैंक में अकाउंट भी जरूर होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जिसको पढ़कर आज आप बैंकिंग सिस्टम के बारे में लगभग सभी बातें जान पाएंगे। क्या आपके मन में एक प्रश्न आता है कि जब ये मुद्रा नहीं थी तब कैसा था? जब मुद्रा नहीं थी तब हम वस्तुएं कैसे खरीदते थे? जब मुद्रा नहीं थी तब हम वस्तुएं वस्तु विनिमय से खरीदते थे। एक वस्तु देकर दूसरी आवश्यक वस्तु हम खरीदते थे। जब मुद्रा नहीं थी तब वस्तु विनिमय होता था। जब वस्तु विनिमय था तो मुद्रा की आवश्यकता क्यों हुई? वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कमियां थीं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। मुद्रा के आधुनिक रूप जो हम देख रहे हैं वो वस्तु विनिमय के कमी को दूर करने के लिए किया गया। जब मुद्रा का विकास हुआ, जैसे जैसे मुद्रा का प्रचलन बढ़ने लगा, बैंकिंग सिस्टम भी शुरू हो गया, बैंक शुरू हो गया। तो आज हम बैंकों में के निक्षेप देखेंगे, बैंक के क्षेत्रक देखेंगे और हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, स्व सहायता समूह। यदि आप ग्रामीण परिवेश के हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे स्व सहायता समूह क्या होता है। तो आज हम इस चैप्टर में स्व सहायता समूह के बारे में, उसकी कार्यविधि के बारे में भी समझेंगे। आप सभी मुद्रा देखे हैं, सिक्कों के रूप में या छोटे नोटों के रूप में, या ये 500 का नोट है, 1000 का, 200 का और 100 का। जब मुद्रा नहीं थी तब क्या था? जब मुद्रा नहीं थी तब क्या था? आप अपनी बुक देखिए। बुक के जो पहले पेज है यहाँ पे 3 वार्तालाप दिए गए हैं। ये एक जूता बेचने वाला है, इसे गेहूं की आवश्यकता है। ये जूता के बदले में गेहूं लेना चाहता है। यहाँ एक व्यापारी और दिया है, ये व्यापारी गेहूं बेच रहा है। मुझे गेहूं तो बेचना है परंतु मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। और ये तीसरा व्यापारी है। तीसरा व्यापारी बर्तन बेचने वाला है। इसे जूता चाहिए लेकिन इसके पास गेहूं नहीं है। ये तीनों स्थिति में व्यक्ति अपनी वस्तु देकर दूसरी आवश्यक वस्तु लेना चाह रहा है, परंतु सभी की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। प्राचीन समय में जब मुद्रा या पैसे नहीं होते थे तब इसी प्रकार लोग एक दूसरे से वस्तुओं की अदला बदली करके आवश्यक वस्तुएं खरीदते थे। इसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता है, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है। यह व्यवस्था पूर्णतः आपसी सहमति, समझ और विश्वास पर आधारित थी। जैसे अनाज के बदले कपड़ा ले सकते थे या चावल के बदले सब्जी ले सकते थे। ये देखिए यहाँ पे, ये गेहूं बेचने वाला है, इसे कपड़ा चाहिए तो ये अपना गेहूं दे देगा, बदले में कपड़े ले लेगा। या ये चावल बेचने वाला है, इसे सब्जी की आवश्यकता है, इसके पास एक किसान है, इसके यहाँ चावल का उत्पादन हुआ है, इसको टमाटर खरीदना है, तो ये अपने चावल के बदले में क्या ले लेगा? सब्जियां ले लेगा। तो इस तरह से ये जो अदला बदली है वस्तुओं की, इसे हम बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय कहते हैं। परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कमियां थीं, बहुत असुविधा होती थी या बहुत सारे दोष थे, जिसमें मुख्यतः है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई, भविष्य में किया जाने वाले भुगतान में कठिनाई, मूल्य संचय तथा मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई और वस्तु विभाजन की समस्या। इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। आवश्यकता के दोहरे सहयोग से अभिप्राय यह है कि दो व्यक्तियों को ऐसे दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसका वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विनिमय करने के लिए इच्छुक होते हैं। जैसे यहाँ ये एक किसान है, इसको अपनी गाय बेचना है, और ये घोड़ा बेचने वाला है, इसको अपना घोड़ा बेचना है। परंतु गाय बेचने वाले को गाय के बदले में घोड़ा चाहिए, परंतु घोड़ा बेचने वाले को घोड़ा बेचने के बाद गाय नहीं चाहिए, इसको गाय बेच के एक खेत खरीदना है। इस
घोड़े वाले मालिक को खेत खरीदना है। अब आप देख रहे हैं कि गाय वाले को तो घोड़ा चाहिए, परंतु घोड़ा वाले को गाय नहीं चाहिए, इसको घोड़ा बेच के अपने पड़ोस में कोई एक खेत खरीदना है। तो वस्तु विनिमय में ये समस्या मुख्यतः आती थी कि जो दोनों का संयोग है अदला बदली का, वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था कि जब दोनों एक दूसरे के लिए वस्तुएं खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा है वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में विभिन्न वस्तुओं के मूल्य जानने के लिए, तुलना करने के लिए सर्वमान्य मानक नहीं था। जैसे वस्तु के बदले वस्तु कोई निश्चित सर्वमान्य मापक वस्तु विनिमय में नहीं होता था, अतः विनिमय करने में कठिनाई आती थी। जैसे अब ये गाय बेचने वाले को यदि सब्जियां खरीदना है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कितने रुपए का आलू मिलेगा, कितने रुपए का टमाटर होगा, ककड़ी कितने रुपए की मिलेगी, केला कितने रुपए के होंगे। तो जैसे हमारे पास तो अभी मुद्रा है, तो हम आसानी से बता देते हैं कि 20 रुपए किलो टमाटर है, 25 रुपए दर्जन केले मिलेंगे। तो इस तरह से जो जब वस्तु विनिमय था तो मूल्य का हम मापन नहीं कर पाते थे। तो वस्तु विनिमय में जो मुख्य समस्या आती थी कि हम किसी भी वस्तु के मूल्य का आकलन नहीं कर पाते थे। तीसरा है मूल्य संचय तथा मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। वस्तु विनिमय में मूल्य का संचय वस्तुओं के संचय रूप में हो सकता था, परंतु वस्तुओं के संचय करने में अनेक कठिनाई आती थी। अब उस वक्त मुद्रा तो थी नहीं। यदि मैं उस वक्त जुलाहा थी, तो मैं कितने कपड़े बना के रखूंगी? मैं कपड़े बना के आने वाली 3 पीढ़ी के बाद या 50 साल के लिए इसको संरक्षित नहीं कर सकती। क्या मैं इन कपड़ों को अपनी तीसरी पीढ़ी है, मेरे नाती-पोते हैं, उनके लिए मैं रख सकती हूँ? इसका हस्तांतरण कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। या जैसे मैं एक साइकिल बनाने वाली हूँ, तो क्या मैं साइकिल बना-बना के 1000 साइकिल को घर में इकट्ठा करके आने वाली पीढ़ी के लिए मैं उसको संरक्षित कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो वस्तु विनिमय में ये समस्या आती थी, जबकि मुद्रा के रूप में हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसा आता है, हम तुरंत बैंक में जमा कर देते हैं। अगली समस्या जो है हमारी वस्तु विभाजन की समस्या। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन नहीं हो सकता। उनके विभाजन में उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अब मुझे सब्जी खरीदने जाना है, मान लो सब्जी खरीदने जाना है। अब मेरे पास सिर्फ बेचने के लिए घोड़ा है। अब मैं पूरे घोड़े को तो नहीं बेच सकती केवल सब्जी के लिए। या मुझे एक साइकिल खरीदना है, 5 एक घोड़े के बदले मुझे 5 साइकिल मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो एक साइकिल खरीदना है। तो इस तरह से वस्तु विनिमय में यदि हम वस्तुओं को तोड़ नहीं सकते। यदि मेरे पास साइकिल है मान लो और मुझे सब्जी लेना है, क्या मैं केवल चक्के को बेचकर सब्जी खरीद सकती हूँ? नहीं खरीद सकती। तो वस्तु विनिमय में ये समस्या भी मुख्य थी कि हम वस्तुओं का विभाजन नहीं कर पाते थे, और विभाजन यदि करेंगे तो ये साइकिल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, साइकिल तो खराब हो जाएगी। आपने देखा कि वस्तु विनिमय में कितनी समस्या थी। ये देखिए, ये सभी चीजें हैं, ये इतनी वस्तुएं हैं। ये किसान है, किसान को नारियल का तेल चाहिए, नारियल के तेल वाले को टमाटर चाहिए, टमाटर वाले को शक्कर चाहिए, ये धान वाले को हॉस्पिटल जाना है, और हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को नारियल तेल चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु विनिमय में ये जो दोहरा सहयोग है, ये मिलना बहुत कठिन होता था। तो ये वस्तु विभाजन की समस्या भी थी। तो वस्तु विनिमय के जो समस्याएं हैं, जो दोष है, उसको दूर करने के लिए हमको मुद्रा की आवश्यकता हुई। प्रारंभिक काल में चावल के बदले हम क्या ले लेते थे? शक्कर ले लेते थे। ये कौन सी प्रणाली थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। और प्रारंभिक काल में भारत में अनाज है, पशु को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। परंतु इसके बाद सोना है, चांदी है, तांबा जैसे धातुओं के सिक्कों का चलन शुरू हुआ। हमारी बुक में गुप्तकालीन तुगलक के सिक्के, अकबर कालीन सोने की मोहरें, और फिर आधुनिक सिक्के ये प्रचलन में आए। हमारे बुक में इसका चित्र दिया हुआ है। धातुओं के सिक्कों के बाद फिर कागजी नोट आने लगे। जो अभी हमारे प्रचलन में है वो कौन से नोट हैं? कागज के नोट है ना। आधुनिक समय में अब कागजी नोट के अलावा भी आपने इस तरह के कार्ड देखे होंगे, डेबिट कार्ड,
क्रेडिट कार्ड इस तरह का प्रयोग होने लगा। आप सभी भी निश्चित है कि एटीएम ज़रूर गए होंगे पैसे निकालने के लिए, और वस्तुओं को या सामान को खरीदने के लिए आजकल आप दुकान ले जाते हैं और ये कार्ड को स्वाइप कर देते हैं, तो आपके अकाउंट से उतना पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से अब और नया प्रचलन आ गया है कि हम फ़ोन से कर देते हैं, पेटीएम है, पे है, यूपीआई है, तो गूगल पे है। तो इस तरह से आपने भी ऑनलाइन इंटरनेट से शॉपिंग की होगी, जिसमें आप घर बैठे आपने पैसे को ट्रांसफ़र किया है। तो आप देख रहे हैं कि मुद्रा का वस्तु विनिमय से हम मुद्रा के रूप में आए, मुद्रा से कार्ड पेमेंट के रूप में आए, और अब हम ऑनलाइन फ़ोन के माध्यम से जो वस्तु विनिमय है या वस्तु का सामान जो भी खरीदना है हम खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने भी कभी ट्रेन का टिकट या बिजली का बिल ऑनलाइन पेमेंट किया होगा। यदि आपने नहीं किया है तो आज ही अपने माता-पिता या भाई-बहन से इस बारे में ज़रूर बात कीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये जो नोट हैं या ये कार्ड हैं या ये नेट बैंकिंग है, क्या आप अपने घर में ये फ़ोटोकॉपी मशीन से नए नोट बना सकते हैं? या कोई भी कार्ड आप अपने मन से बनाकर उसको मुद्रा के रूप में उपयोग कर सकते हैं? इन नोटों और कार्ड को विनिमय का माध्यम के रूप में हम इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि जब तक वहाँ की सरकार, उस देश की सरकार इनको प्राधिकृत नहीं करती, तब तक हम इसका मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। भारत में करेंसी नोट जारी करने का काम, जो सिक्के हैं और ये नोट हैं, इनको जारी करने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपए से लेके 1000 2000 रुपए तक के नोट बनाने का काम, और जितना मुद्रा का लेन-देन का काम है वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। भारतीय सरकार द्वारा प्राधिकृत है। हमारे जितने नोट और सिक्के हैं किसके द्वारा प्राधिकृत हैं? सरकार के द्वारा प्राधिकृत हैं। कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आप किसी किराने की दुकान या किसी भी शॉप पे जाते हैं और आपने 5 रुपए का सिक्का दिया। दुकान वाला ये बोलता है कि नहीं, मैं ये सिक्के नहीं लूँगा, क्योंकि ये सिक्का नहीं चलेगा, चिल्लर मैं नहीं लूँगा। तो वो यह जो है, ये जो 5 रुपए का सिक्का मना करना, ये कानूनी रूप से अपराध है। कानूनी रूप पे बैंक ने सिक्कों को बंद नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत दुनिया के सभी देशों में वहाँ का कोई ना कोई केंद्रीय बैंक होता है जो उस देश की मुद्रा को के संचालन का काम करता है, और हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। रिजर्व बैंकों के मुख्य कार्य हम देख लेते हैं। जितना हमारे देश में नोट बनाने का काम है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। साख नियमन का काम करता है। सरकारी बैंकर, प्रतिनिधि और सलाहकार। सरकार को यदि बैंक है, सरकार अपना पैसा कहाँ जमा करती? आरबीआई के पास। सरकार को यदि मौद्रिक रूप में कुछ सलाह की जरूरत होती है, वो भी कौन करता है? आरबीआई करती है। ये बैंकों का भी बैंक है। हम जहाँ पर भी अपने पैसे जमा करते हैं, वो भी अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। विदेशी विनिमय का संरक्षक। यदि आपको अभी जापान जाना है, यदि आपको जापानी मुद्रा की ज़रूरत है, तो आप अपने रुपए लेके तो जापान नहीं जा सकते। आपको जापान जाने के लिए वहाँ की करेंसी चाहिए, वहाँ की मुद्रा चाहिए। तो आप अपनी मुद्रा कहाँ परिवर्तित कराएंगे? आरबीआई के पास। अंतिम ऋणदाता। यदि जो हमारे बैंक है उनको ऋण की ज़रूरत है या सरकार को पैसे की ज़रूरत है, तो ये उधार कहाँ से लेते हैं? आरबीआई के पास। इसके अलावा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो आरबीआई करता है, ये है विमुद्रीकरण। ये तो आपने ज़रूर देखा होगा, डिमोनेटाइजेशन। कुछ समय पहले ही सरकार ने जो हमारे 500 और ये वाले 500 और 1000 के नोट हैं, इनको प्रचलन से बाहर कर दी थी। यानी बाजार में जितने पुराने 500 और 1000 के नोट थे, ये सरकार ने बंद कर दिया था। क्यों बंद कर देती है सरकार? इसलिए कर देती है कि बाजार में बहुत नकली नोट हो जाते हैं या लोग बहुत ज़्यादा मुद्रा का घर में गलत तरीके से स्टोरेज करने लगते हैं। तो ये सरकार के लिए कौन ये काम करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो विमुद्रीकरण का कार्य भी भारतीय रिजर्व बैंक करता है।
आप सभी का जो अकाउंट होगा, खाता होगा, वो ये जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में बहुत सारे बैंक दिए हुए हैं, जैसे सेंट्रल बैंक है, एसबीआई है, यूनियन बैंक है और मतलब इस तरह की ये विजया बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। तो जहाँ पर इन सभी ये जो बैंक हैं, इनमें हम अपना पैसा जमा करते हैं। परंतु ये जो बैंकों का बैंक है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, ये भारतीय रिज़र्व बैंक है। ये सरकार का केंद्रीय बैंक है। यहाँ हमारा खाता नहीं होता। यहाँ किनका खाता होता है? बैंकों का होता है और सरकार का होता है। तो ये अंतर है हमारे केंद्रीय बैंक और व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंकों में। हमारे बुक में ये प्रश्न दिया हुआ है, 10 रुपए के नोट को देखिए। इसके ऊपर क्या लिखा है? क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? आप आज ही 10 का नहीं, कोई भी नोट निकाल के देखिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ये बैंक किसने जारी किया है? रिजर्व बैंक ने। मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। मैं धारक को, क्योंकि ये 10 रुपए इसलिए लिखा है क्योंकि ये कितने का नोट है? 10 का। यदि ये 2000 का नोट होता तो यहाँ क्या लिखता? मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यहाँ पे जो सिग्नेचर हैं ये है हमारे गवर्नर के। गवर्नर कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ, ये जो बैंक है इसका मुखिया होता है, मुख्य अधिकारी होता है। सभी नोटों पे ये गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यदि इसके हस्ताक्षर नहीं होंगे, रिजर्व बैंक के द्वारा ये प्राधिकृत नहीं होगी, तो ये 10 का नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होगी। परंतु इसे भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से गवर्नर प्राधिकृत करते हैं कि मैं ये कागज का टुकड़े को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये अमित है। हर महीने इसके वेतन से कुछ पैसा बच जाता है, जिसे ये बैंक में जमा कर देता है। और बैंक में जमा करता है और बैंक इसको क्या करता है? बैंक इसको, जब ये अपना पैसा वापस लेता है तो ब्याज के सहित बैंक इसको पैसा इसका वापस कर देता है। तो इसमें अमित का क्या फायदा होता है? अमित का ये फायदा होता है कि इसके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है ये बैंक में जमा करता है, तो इसका पैसा सुरक्षित भी रहता है और दूसरी बात, इसको ब्याज भी मिलता है। तो इस तरह से हमारे देश में सभी लोग क्या करते हैं? अपना जो अतिरिक्त पैसा है वो कहाँ सुरक्षित रखते हैं? बैंक में। मांग जमा, बैंक खाते में जमा धन को, बैंक खाते में, जैसे बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं ना, तो ये जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसी इस जमा को मांग जमा कहते हैं। या बैंक खातों में जमा धन को हम मांग जमा कहते हैं। जैसे मेरे अकाउंट में 1000 रुपए है, अब मैं ये 1000 रुपए कभी भी मांग कर सकती हूँ, बैंक जाके कभी भी मैं अपना 1000 रुपए वापस ले सकती हूँ। तो मैं इसे क्या कहूंगी? मांग जमा कहूंगी। इस प्रकार का आपने बैंक से संबंधित एक कागज जरूर देखा होगा, ये कहलाता है चेक। बैंक हमारे बैंक जमा के नगद पैसे के भुगतान के साथ साथ चेक भुगतान की भी सुविधा देता है। आपने चेक देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी का बैंक खाता है तो वो इस चेक के माध्यम से निश्चित राशि हमको दे सकता है। चेक बिना कैश का भुगतान है, ये केवल एक कागज का टुकड़ा है। वास्तव में देखी जाए तो चेक एक कागज का केवल टुकड़ा है, परंतु यही चेक यदि मेरे अकाउंट में 1000 रुपए है और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 1000 रुपए मैं आपको दे रही हूँ, तो ये कितने रुपए का नोट बन जाएगा? 1000 का नोट बन जाएगा। चेक बिना कैश का भुगतान है। जब हम पैसा कैश के रूप में नहीं देना चाहते, तब हम चेक के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। चेक बैंक द्वारा अकाउंट होल्डर को दिया जाने वाला वह भुगतान का साधन है जिससे ग्राहक किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अकाउंट से कैश ना देकर कागज के रूप में भुगतान कर सकता है। ये 1000 रुपए मैं, एक तरीका था कि मैं निकलवा के दे सकती थी, लेकिन यदि मैं चाहती हूँ कि कैश पैसा ना दूं तो मैं इस चेक के माध्यम से भी 1000 रुपए का भुगतान कर सकती हूँ। चेक मुद्रा का ही रूप है। ये 1000 रुपए का नोट के बराबर ही इसकी वैल्यू है। चेक भी मुद्रा का ही कार्य करती है, चाहे मैं उसको 1000 रुपए दूं या 1000 रुपए का चेक दूं, ये भी किसका कार्य करेगी? मुद्रा का कार्य करेगी। हमारे बुक में एक चेक दिया हुआ है जिसमें बहुत अच्छे चेक द्वारा भुगतान को समझाया है। एक जूता निर्माता है एम सलीम, उसको चमड़ा आपूर्ति करता एक प्रेम कुमार है, उसको पैसे देना है, कितने? 57,000। वो चेक के माध्यम से
पेमेंट करता है। पहले तो आप चेक समझ लीजिए कि यहाँ क्या-क्या होता है। देखिए यहाँ पे डेट होती है, दिनांक। जिस दिन हम चेक किसी को देते हैं तो ये हम यहाँ पे तारीख डाल देते हैं। यहाँ पे किसको देना है? इसको प्रेम कुमार को देना है। रुपए 57,000 ओनली, ये लिखा हुआ है। कितने रुपए देना है? 57 इन वर्ड्स, यानी हम वर्ड्स में लिख रहे हैं और इसी को हम अंकों में लिख दिया हमने 57,000। यहाँ ओनली क्यों लिखा हुआ है? ओनली इसीलिए लिखा हुआ है कि हो सकता है कि 57,000 के आगे प्रेम कुमार कुछ और लिख ले। ऐसे ही 57,000 के आगे हमने किनारे एक लाइन खींच दी, पता चला यहाँ पे कई शून्य लगा के प्रेम कुमार ज़्यादा पैसे भी निकाल सकता है। तो ये छोटी-छोटी सावधानी हमको चेक पे रखना पड़ता है। यहाँ पर ये आपका खाता नंबर रहता है। ये जो चेक है ये भारतीय स्टेट बैंक का है। ये देखिए, ये यहाँ पूरा खाता, अकाउंट नंबर और बैंक शाखा की संख्या दी हुई है। ये चेक नंबर है जिस नंबर का अपन चेक काटते हैं और ये बैंक का अपना कोड होता है। और ये जो एम सलीम है, एम सलीम के सिग्नेचर हैं। आज के समय में जो चेकबुक होती है उसमें यहाँ पे प्रिंटेड रहता है। यहाँ एम सलीम का नाम लिखा रहेगा, सिग्नेचर लिखा रहेगा। तो जो लिखा रहेगा उसके ऊपर हम क्या कर देंगे? साइन कर देते हैं। तो इस तरह से ये चेक के द्वारा ये प्रेम कुमार को भुगतान कर सकता है। एक और इसमें आओ इन पर विचार करें। लिखा है एम सलीम भुगतान के लिए 20,000 रुपए नगद निकालना चाहते हैं। इसके लिए वह चेक कैसे लिखेंगे? अभी तो एम सलीम जो था वो प्रेम कुमार को दे रहे थे। यदि ये खुद के लिए 20,000 निकालना है तब क्या करेंगे? तो पे प्रेम कुमार की जगह में ये यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ। सेल्फ यानी खुद के लिए है। और यहाँ पे 20,000 यहाँ लिख देंगे इन वर्ड्स 20,000 और यहाँ पे भी ये क्या लिख देंगे? 20,000 रुपए। और अकाउंट पे ये 2 लाइन है, ये नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये खुद लिखा रहे हैं, खुद अपने लिए निकाल रहे हैं। और चेक के पीछे एम सलीम एक सिग्नेचर और कर देंगे, जिससे बैंक वालों को यदि कंफ्यूजन होगा तो सिग्नेचर वहां से भी वो मिला सकते हैं। सही उत्तर पर निशान लगाइए। सलीम और प्रेम के बीच लेन-देन के बाद, जो प्रेम और सलीम के बीच लेन-देन हुआ था, तो क्या क्या होगा? सलीम के बैंक खाते का शेष घट जाएगा, यानी सलीम के अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा और प्रेम के बैंक खाते में पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि सलीम प्रेम को पैसे दे रहा है। तो सलीम से पैसा कम होगा और प्रेम के अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा। एक प्रश्न और है यहाँ पे, मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? इसलिए समझा जाता है कि जैसे मेरे पास 1,000 रुपए बैंक में जमा है तो ये भी मेरे लिए मुद्रा के बराबर है। चाहे वो बैंक में रहे चाहे घर में रहे, वो तो मेरे लिए दोनों मुद्रा का काम करेगी। क्या बैंक केवल पैसा जमा करते हैं? क्या कभी आपके परिवार को पैसे की जरूरत हुई तो परिवार ने कभी बैंक से ऋण लिया? बैंक जनता का धन जमा करने के साथ साथ पैसा ऋण देने का भी काम करते हैं। जब हम धन जमा करते हैं तो हमें ब्याज मिलता है और ठीक इसी प्रकार जो ऋण लेता है, कर्ज लेता है, उसको जब वो कर्ज लौटाता है तो उसको ब्याज सहित पैसा बैंक को वापस करना पड़ता है। ये देखिए, ये जमा करता है, ये अपना पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं और ये कर्जदार है, ये बैंक से उधार ले रहा है, परंतु जब ये वापस करता है तो इसको ब्याज के सहित ऋण देना पड़ता है। और जब हम पैसा निकालते हैं तो हमको ब्याज का पैसा मिलता है, परंतु ये ब्याज अधिक होता है जब हम कर्ज लेते हैं और जब हम बैंक में जमा करते हैं तो हमको कम ब्याज मिलता है। तो इस तरह अतिरिक्त जो ब्याज का पैसा है वो बैंक कमाता है। इसको अपन ऐसा समझ लेते हैं, अमित जमा करता है क्योंकि अपना वो अतिरिक्त पैसा बैंक के पास जमा करता है। ये मिस्टर प्रखर हैं, इनको अपने व्यापार के लिए बैंक से उधार चाहिए, इसीलिए इसको हम कर्जदार कहेंगे। बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थ का काम करता है। बैंक अमित से यदि 100 रुपए जमा करेगा, यदि अमित, उसमें से 15% बैंक खुद के पास रख लेगा, यानी 15 रुपए अपने पास रख लेंगे और शेष जो पैसा होगा वो जो कर्ज लेने वाले आते हैं उनको जो अतिरिक्त पैसा होता है, जैसे 100 रुपए में से 85 रुपीस बच गया तो ये ऋण लेने वालों को दे देते हैं। क्या बैंक फ्री सेवा करेंगे?
बैंक के भी तो अपने खर्चे होंगे, बैंक के कर्मचारी होंगे, बैंक की बिल्डिंग होगी। तो बैंक क्या केवल ये जमा करने और ऋण देने का काम करते हैं? ऐसा नहीं है। बैंक को भी अपनी आमदनी करना पड़ेगा। बैंक कर्जदार से अधिक ब्याज जमा करवाएंगे और जमाकर्ता को कम ब्याज देते हैं। जब हम कर्ज लेते हैं तो हमको महंगा ब्याज चुकाना पड़ता है, जबकि जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसके तुलना में हमको कम ब्याज प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो बैंक का मुख्य आय का स्रोत है वो क्या है? ब्याज। यहाँ से अधिक पैसा मिला और यहाँ से कम पैसा दिया तो जो शेष पैसा बचता है वो किसकी आय होगी? बैंक की आय होगी। अब एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि मैडम यदि अमित तुरंत अपना 100 रुपए पैसा वापस करने पहुंच जाए, तब बैंक कहाँ से वापस करेंगे? बैंक के पास बहुत सारे लोगों का पैसा जमा होता है। यदि सारे जमाकर्ता एक साथ पैसा मांग करने लगेंगे, तब बैंक अपने दोस्त बैंक या आरबीआई से कुछ समय के लिए पैसा उधार ले सकते हैं। इस प्रकार बैंक का मुख्य कार्य पैसे का लेन देन करना ही है। बैंक से संबंधित एक शब्द का प्रयोग अक्सर होता है, साख। साख को समझाने के लिए हमारी बुक में दो विभिन्न स्थितियां दी हुई हैं। सरल शब्दों में जब हम ऋण लेते हैं और बदले में कुछ गिरवी के रूप में रखते हैं और कुछ समय के बाद हम जो पैसा उधार लेते हैं उसको ब्याज सहित हम वापस कर देते हैं, यही साख होता है। साख को भुगतान प्राप्त करने के दावे के रूप में परिभाषित किया जाता है। लोगों द्वारा निजी व्यक्ति या बैंकों से लिया गया धन साख कहलाता है। साख की सहायता से व्यापार बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही हम उधार लेते हैं तो हम अपने व्यापार को और बढ़ा सकते हैं। साख से पूंजी निर्माण विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे मेरे पास मुझे नया उद्योग स्थापित करना है, मेरे पास केवल 1 लाख रुपए है और मुझे ज़रूरत है 5 लाख की, तो मैं 4 लाख बैंक से उधार लेके अपना व्यापार शुरू कर सकता हूँ। आर्थिक संकट के समय में यह अधिक उपयोगी होती है। साख से रोजगार की मात्रा भी बढ़ती है और साख आर्थिक विकास में सहयोग देती है। यानी मेरा उद्योग यदि स्थापित हो जाएगा 5 लाख का, तो मैं लोगों को रोजगार भी दूंगी और देश का भी क्या होगा? विकास होगा। यहाँ जो दोनों स्थितियाँ दी हुई हैं, वो पहला दिया है, जूता निर्माता सलीम है। उसे 3000 जूते की माँग आती है, ऑर्डर मिलता है, परंतु इसके पास पूँजी नहीं है। इसको क्योंकि 3000 जूते का निर्माण के लिए अतिरिक्त कच्चा माल भी लगेगा और मज़दूर भी अतिरिक्त लगेंगे। ऐसी स्थिति में वो 2 जगह से ऋण लेता है। एक तो चमड़ा व्यापारी से बोलता है, भैया आप मुझे अभी उधार में चमड़ा दे दो, और दूसरा उसको जहाँ से ऑर्डर मिलता है उनसे वो 1000 जूते का एडवांस पैसा ले लेता है और इसके बाद वो अपने पूरे 3000 जूते का ऑर्डर कर देता है और पूरा पैसा दोनों से जिससे उधार लिया था उनका चुका देता है और इस तरह से वो अच्छा खासा लाभ भी कमाता है। तो आपने देखा कि यहाँ वो साख के माध्यम से अपने व्यापार को उसने बढ़ा लिया। परंतु यहाँ पे दूसरी कहानी दी हुई थी, स्वप्ना की समस्या। ये एक छोटी किसान स्वप्ना मूंगफली उगाती है। वह खेती के लिए साहूकार से ऋण लेती है, परंतु कीटनाशक दवा डालने के बाद भी इसकी फसल बर्बाद हो जाती है और वह कर्ज नहीं चुका पाती और कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेती है। इस प्रकार से वह कर्ज जाल में फंस जाती है और इसको अंत में अपनी जमीन बेचना पड़ता है। इसे हम कर्ज जाल कहते हैं। कर्ज जाल एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपके बुक में। जब हम कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेते हैं उसे हम कहते हैं कर्ज जाल। ये एक्सरसाइज दी हुई है, देखिए, सलीम, उन्हें ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्यापार बढ़ाने के लिए। स्वप्ना को कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए। जोखिम क्या था? यदि ये जूता नहीं बना पाता तो इसको नुकसान होता। यहाँ जोखिम स्वप्ना को क्या है? कृषि का उत्पादन नहीं होगा तो ये कर्ज वापस नहीं कर पाएगी। परिणाम क्या हुए? सलीम को लाभ हुआ और स्वप्ना को सपना कर्ज जाल में फंस गई। तो इस तरह से हमने देखा कि जो साख है या ऋण है किसी किसी के लिए लाभप्रद होता है और किसी के लिए नुकसान भी कर सकता है। सलीम को व्यापारियों से ऑर्डर मिलते रहते हैं, 6 साल उसकी स्थिति क्या होगी? ये तो अपना व्यापार को बढ़ा लेगा, परंतु
स्वप्ना की हालत दिनों दिन खराब होती जाएगी क्योंकि ये कर्ज जाल में फंस चुकी थी। इसको कीटनाशक दवाइयाँ, साहूकार की भूमिका क्या है? इसको तो कर्ज वापस चाहिए और ऊंचे दाम पर चाहिए। और मौसम पर निर्भर रहने का मतलब है कभी लाभ भी हो सकता है और कभी नुकसान भी हो सकता है। देखिए, आपकी बुक में इस तरह की एक्सरसाइज दी रहती है, आप अवश्य पढ़िए। इससे आपकी सोचने समझने की क्षमता और बढ़ती है और आपका जो पाठ की विषय वस्तु है वो ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। आपने ऋण शब्द ज़रूर सुना होगा, या गाँव में हम इसको कर्ज भी कहते हैं। ऋण लेते समय व्यक्ति को अपने कुछ वस्तु, ज़मीन जायदाद या अमानत के तौर पर कुछ देना पड़ता है और पैसा वापस करते समय हमको ब्याज के सहित जो जितना हमारा लिया हुआ पैसा है वो वापस करना पड़ता है। ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहां साहूकार कर्जदार को धन वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। यानी ये वादा लेता है कि आप मेरे को इतने ब्याज की दर से मेरा पैसा वापस कर देंगे। ऋण लेते समय कर्ज देने वाला कुछ शर्तों के आधार पर ही ऋण देता है, जैसे है ब्याज दर। हर ऋण समझौते में ब्याज दर पहले से ही निश्चित कर दी जाती है। दूसरा है हमारा समर्थक ऋणाधार। उधार देने वाला उधार देने से पहले कुछ गिरवी रखने की मांग करता है, जैसे भूमि है, इमारत है, गाड़ी है, पशु है या बैंक की पूंजी आदि। कुछ भी उसको कागजात चाहिए जिसके आधार पे वो आपको ऋण देता है। ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी के रूप में देता है। यानी आप इसको ग्रामीण भाषा में यदि समझें तो गिरवी रखना होता है। आवश्यक कागजात। कर्ज देने वाला पहले से ही सभी शर्तों के लिए कागजात जमा करवा लेता है। जैसे कि मैंने यदि कार लोन में लिया, 5 साल के लिए मैंने लोन लिया। यदि मैं कार की मासिक किस्त जमा नहीं करूंगी तो बैंक मेरी कार को अपने कब्जे में लेकर उसको बेच देगी और उस कार से जो पैसा प्राप्त होगा उससे मेरा वो कर्ज का भुगतान मेरे अकाउंट में जमा कर लेगी। भुगतान के तरीके पहले से ही निश्चित हो जाते हैं कि पैसा मैं कैसे वापस करूंगी, मासिक जमा करूंगी या वार्षिक करूंगी या 3 साल के बाद एक मुश्त में पैसे को सारा वापस कर दूंगी। तो जो भुगतान का तरीका है ये भी पहले से निश्चित हो जाता है। आपको समझाने के लिए मेघा के घर का यहाँ उदाहरण दिया है। यदि आप ये विवरण को भर देंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मेघा कितने राशि ऋण की ले रही है यहाँ पे? 5 लाख रुपए। ऋण की अवधि क्या है? ऋण की अवधि क्या है? 10 साल। ऋण की अवधि 10 वर्ष। आवश्यक कागजात। मेघा अपनी नौकरी मेघा अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ती हैं बैंक को। जो आवश्यक कागजात क्या है? मेघा नौकरी करती है, कर्ज लेने के पहले उसको अपनी नौकरी और अपनी सैलरी से संबंधित रिकॉर्ड बैंक को दिखाने पड़ते हैं। ब्याज दर। पहले ही ये देखिए, ब्याज की वार्षिक दर 12% है, यानी ब्याज की दर पहले ही फिक्स हो गई। कितने परसेंट है? 12%। अदायगी का स्वरूप। कैसी किस्त जमा करेगी? मासिक किस्त। यहाँ पे लिखा है ना, 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। और लास्ट में हमारा समर्थक ऋणाधार। बैंक नए घर के सभी कागजात ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। कभी भी जब हम घर का लोन लेते हैं, हाउस लोन लेते हैं, तो जो हमारे घर के कागजात हैं ये पूरे बैंक के पास जमा होते हैं। जब हम ये सभी शर्तों को पूरा कर देते हैं और हम पूरा कर्ज चुका देते हैं, मान लो मेघा 10 वर्ष के बाद अपना पूरी किस्त चुका दिया, तो बैंक क्या करेंगे? ये जो घर के कागजात हैं ये हमें सौंप देंगे। तब तक ये बैंक जो घर के कागजात हैं इसको गिरवी के रूप में, समर्थक ऋणाधार के रूप में अपने पास रखते हैं। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ऋण वापसी की गारंटी चाहिए। क्योंकि ऋण लेकर यदि कोई भाग गया तो वो किस आधार पे? यदि बैंक सबको फ्री में लोन देने लगेगा तो कोई पैसा वापस ही नहीं करेगा। यदि उनके पास कुछ गारंटी के रूप में गिरवी है तो वो व्यक्ति वापस करने जाएगा। हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है। क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है? हाँ, करती है।
क्यों? क्योंकि निर्धन के पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता। इनके पास गिरवी रखने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं होती। इसीलिए इनको कर्ज लेने में परेशानी आती है। ऋण लेते समय कर्जदार ऋण शर्तों को देखता है। इसका अर्थ है निम्न ब्याज दर होगा कि उच्च ब्याज दर होगा। निम्न ब्याज दर, हम चाहेंगे कि हमको सस्ता ब्याज दर पे पैसा मिल जाए। आसान कठिन अदायगी की शर्तें, हम चाहेंगे कि हमको कैसा ऋण मिले, आसान वाला। फिर दिया है कम या अधिक समर्थक ऋणाधार एवं आवश्यक कागजात। हम तो चाहेंगे कि हम कम से कम वस्तुएं गिरवी रखें, तो इसका उत्तर क्या होगा? कम समर्थक ऋणाधार एवं आवश्यक कागजात। देखिए, आपने अभी टॉपिक को समझा और तुरंत आपने एक्सरसाइज की, तो आप सारी चीजें तुरंत आपने यदि समझ लिया तो आपको परीक्षा में दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, परंतु मैं चाहती हूँ कि पूरा लेसन एक ही वीडियो में हो जाए, इसीलिए बस थोड़ा और बचा है और आपको भी पढ़ने में आसानी हो कि आप एक वीडियो से ही अपने पूरे लेसन को कवर कर सकें। एक गांव में का उदाहरण साख प्रबंधन का दिया है यहाँ पे। तो यहाँ 3 स्टोरी दी हुई है। पहली स्टोरी है श्यामल की, जिसे कृषि के लिए महाजन 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण लेता है, परंतु अब वह व्यापारी से 3% के मासिक से उधार लेता है और अपनी फसल उसी व्यापारी को बेचने की गारंटी देता है। यानी ये जो पहले बहुत महंगा ब्याज दर पे लेता था, अब ये क्या करने लगा है, एक व्यापारी पहले महाजन से लेता था, अब ये सस्ते उसमें किससे ले रहा है? व्यापारी से ले रहा है। लेकिन ये गारंटी दे रहा है उस व्यापारी को कि जैसे ही मेरी फसल होगी तो मैं आपको ही बेचूंगा। तो इस तरह से व्यापारी को भी सस्ते में फसल मिल जाती है और व्यापारी को, जो श्यामल है, इसको भी थोड़े सस्ते में ब्याज दर में इसको पैसा मिल जाता है। ये दूसरी ओर अरुण है, जिसने बैंक से ऋण लिया है 8.5% ब्याज की दर से वार्षिक। जो बैंक का ब्याज होता है वो वार्षिक होता है, जबकि महाजनों का जो होता है वो मासिक होता है। ये सस्ता होता है। जो बैंक वाला कर्ज होता है बहुत सस्ता होता है। इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। वह अपने ये आलू की खेती करता है। ये आलू को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक के बदले नया ऋण लेने की दरखास्त देना चाहता है। यानी ये जो आलू है उसको कोल्ड स्टोरेज में रखवा देता है और उसके आधार पर और ऋण ले लेता है। तो इस तरह से ये आसानी से इसको सस्ता ऋण मिल जाता है और आसानी से ये उन्नति कर सकता है। इसको लाभ, खेती में भी लाभ होगा और इसको अच्छे दाम पर भी इसका आलू बिक जाएगा। तीसरी कहानी दी हुई है रमा की। रमा मजदूर है जो किसी किसान के यहाँ काम करती है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी होता है, और उसी के यहाँ उससे ही ऋण लेती है जिसके यहाँ काम करती है। अब ये कभी उसका पैसा ही नहीं चुका पाती, क्योंकि इसकी जो ब्याज दर है वो बहुत महंगी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है भूस्वामी से उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। अब ये फिर बार बार उसको नया ऋण लेना पड़ता है। ये पुराना ऋण नहीं लौटा पाती। अब इसके ऊपर 5,000 रुपए का कर्ज हो गया और उस जो भूस्वामी है उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है, परंतु इसको और कहीं ऋण नहीं मिल सकता और ये उसके यहाँ काम भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इसके यहाँ बहुत ज्यादा इसका कर्जा हो गया है। तो आपने 3 कंडीशन देखी कि ये भूस्वामी से ले रही है, ये बैंक से ले रहा है और पहला वाला अपने व्यापारी से ले रहा है। तो तीनों स्थिति में जो ब्याज का पैसा है, ऋण का पैसा है, अलग अलग जगह से लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के अलावा सहकारी समितियां भी हैं, जहां हमको सस्ते ब्याज दर में कर्ज मिल जाता है। ये जो सहकारी समितियां होती हैं बहुत सारी आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में बन गई है। किसान सहकारी समिति, बुनकर सहकारी समिति, औद्योगिक सहकारी समिति, ये छोटी छोटी बचत बचत से अपना पैसा को बैंक में जमा करके वहां से बड़ा ऋण प्राप्त कर लेते हैं। तो इनको बहुत आसानी से, यदि किसान है तो उसको अपना कृषि कार्य के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, मछली पालने के लिए, इस तरह से इनको आसानी से ऋण कहाँ से मिल जाता है? सहकारी समितियों से। आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में हैं, यहाँ जहाँ बैंक की सुविधा नहीं है, वहाँ कर्ज साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार या दोस्त इत्यादि से लेते हैं, जबकि आजकल कर्ज बैंक या सहकारी समितियों से लिया जाता है, जहाँ कम ब्याज दर पर कर्ज मिलता है। ये औपचारिक क्षेत्रक होते हैं, जबकि ये जो रिश्तेदार, साहूकार
इनके द्वारा लिया गया जो कर्ज होता है वो अनौपचारिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। औपचारिक क्षेत्रक बैंकों और सहकारी समितियों के द्वारा लिया गया ऋण औपचारिक ऋण कहलाता है। जैसे बैंक और सहकारी समितियों से लिया गया ऋण, यह सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी ये सरकार के नियम कानून के अनुसार चलते हैं। इसकी निगरानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है, यानी इनकी जो ब्याज दर होती है वो भी कम होती है और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना होता है। इनका ब्याज दर निश्चित और कम होता है। इनका ब्याज दर कैसा होता है? कम होता है। अनौपचारिक क्षेत्रक, अनौपचारिक ऋण साहूकारों, व्यापारियों, रिश्तेदारों और दोस्तों से लिया गया ऋण अनौपचारिक ऋण कहलाता है। जैसे साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार और दोस्त, यह सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। इन पर सरकार का कोई रोक टोक नहीं होती, कोई नियम कानून इन पर लागू नहीं होते। इनकी निगरानी आरबीआई नहीं करता। इनकी ब्याज दर निश्चित नहीं होती। जैसे ये व्यक्ति है, इसको बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत है तो ये इससे ब्याज दर बहुत अधिक बढ़ा कर लेगा। परंतु यदि इसको पता है, यदि ये कोई रिश्तेदार है, इस परिवार को यदि पैसे की ज़रूरत है, तो ये अपने दोस्त रिश्तेदार से यदि मांगेगा तो ये थोड़े कम ब्याज दर पर पैसा इनको मिल जाएगा। तो जो अनौपचारिक क्षेत्रक हैं, इनकी जो ब्याज दर है वो निश्चित नहीं होती। वो परिस्थिति के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आलेख एक आपकी बुक में दिया है, वर्ष 2012 में भारत के 1000 ग्रामीण परिवारों के लिए। ये जो दिया है चित्र कहाँ के लिए दिया है? ग्रामीण परिवार। ग्रामीण परिवार 2012 में किस प्रकार से ऋण लेते थे? तो देखिए यहाँ पे, यानी 2012 में भी साहूकार पे कितने निर्भर थे? 33% लोग। रिश्तेदार और मित्र पर 8%, ये जो दिख रहा ब्लू वाला क्षेत्र। अन्य अनौपचारिक स्रोत, यानी ये भी, ये जो पिंक वाला है ये एरिया, और जमींदार से 1%, यानी 2012 में भी लगभग आधे लोग अनौपचारिक ऋण लेते हैं, जबकि आधे लोग ही व्यापारिक बैंकों और सहकारी बैंकों से कर्ज लेते हैं। तो अभी भी हमारे देश की हालत बहुत अच्छी नहीं हुई है। हमारे देश में अभी भी बैंकिंग सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है। यहाँ एक और आलेख 2 में दिया हुआ है, शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक और कितना प्रतिशत अनौपचारिक था शहरी क्षेत्र के लिए। ये यहाँ पे देखिए, बैगनी कलर, जो पर्पल कलर दिखेगा वो औपचारिक, औपचारिक मतलब बैंकों से द्वारा लिया गया, और जो नीला क्षेत्र है ये अनौपचारिक, यानी रिश्तेदार साहूकार से लिया गया। ये गरीब परिवार देखिए आप, ज्यादातर अनौपचारिक से लिए हैं, 85%। अनौपचारिक मतलब साहूकार से या रिश्तेदारों से। कम संपत्ति वाले 53, यानी लगभग आधा आधा। समृद्ध परिवार, जो रईस लोग हैं, वो बैंकों से ऋण ले रहे हैं, और जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो 90% जो कर्ज लेते हैं वो बैंकों से लेते हैं। तो आप यहाँ स्पष्ट अंतर दिख रहा है कि आज भी गरीब परिवार किस पर निर्भर है? अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर है, जबकि अमीर परिवार जो होता है वो बैंक से ही ऋण लेता है। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? अभी हमने देखा कि औपचारिक जो होते हैं उस पर आरबीआई का नियंत्रण होता है। ये अंतर जो हमने पिछली दोनों स्लाइड देखा है, उन दोनों के आधार पर अब दोनों में अंतर लिख सकते हैं। और अनौपचारिक स्रोत पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। इनकी ब्याज दर कम होती है, इनकी ब्याज दर अधिक होती है। सभी लोगों को यथोचित दर पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए? सभी लोगों को यथोचित दरों पर ऋण उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि अधिक ब्याज दर से ऋण का बोझ बढ़ जाएगा और व्यक्ति उन्नति करने के स्थान पर ऋण जाल में फंस जाएगा। इसीलिए सबको सस्ती दर पर ब्याज ऋण उपलब्ध होना चाहिए। क्या भारतीय रिजर्व बैंक के जैसा कोई निरीक्षक होना चाहिए जो अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधि पर नजर रखे? उसका काम मुश्किल क्यों होगा? आरबीआई को का ऐसा कुछ हमारे देश में भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनना चाहिए जो साहूकारों पर भी नियंत्रण कर सके। परंतु ये इसीलिए काम मुश्किल होगा
क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये पता नहीं है, ये हम सबके बीच में ही ये लोग रहते हैं, ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते। यदि मेरे पास बहुत पैसा है तो गांव का मेरे पास कोई भी व्यक्ति आके उधार मांग सकता है, तो मुझे कैसे पहचानेगा आरबीआई कि मैं भी उधार देने का काम करती हूँ। इसीलिए आरबीआई को ये मुश्किलें आएंगी। आपकी समझ से गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक ऋणों का हिस्सा अधिक क्यों होता है? पिछली स्लाइड में हमने देखा जो अमीर परिवार है वो बैंकों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीब परिवार साहूकारों से ऋण लेते हैं। तो ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसीलिए है क्योंकि जब हम बैंक में जाते हैं तो एक तो हम पढ़े लिखे रहते हैं, दूसरा हमारे पास समर्थक ऋणाधार होता है और हमारे पास आवश्यक कागजात होते हैं, जिससे आसानी से अमीर व्यक्ति को बैंक से ऋण मिल जाता है, जबकि गरीब परिवार को आसानी से ऋण प्राप्त नहीं हो पाता। ये एक गद्दा रजाई सिलने वाला है। ये कह रहा है, क्या आप मानते हैं कि बैंक मुझे ऋण देगा? आपको क्या लग रहा है इतना पढ़ने के बाद, क्या इस रजाई सिलने वाले को, गद्दा सिलने वाले को ऋण मिलेगा? तो जहां तक इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इसको बैंक ऋण इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसके पास समर्थक ऋणाधार या गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं होगी, और गिरवी रखने के लिए इसके पास जब तक कुछ भी नहीं होगा तो इसको बैंक ऋण नहीं देगा। हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण लेने के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं है। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और कागजात की जरूरत पड़ती है, इसलिए वे बैंक से कर्ज नहीं ले पाते। साहूकार महाजन से कर्ज से तंग आकर अब ग्रामीण निर्धनों ने एक नया तरीका अपनाया है। इसको कहते हैं स्वयं सहायता समूह। जहां छोटे स्वयं सहायता समूह अपनी छोटी बचत पूंजी एकत्रित करके सदस्य आवश्यकता पड़ने पर अपने समूह के सदस्यों को कम ब्याज दर पर ऋण देते हैं, जहां ऋणाधार और कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये स्वयं, यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो स्वयं सहायता समूह अवश्य जानते होंगे कि गांव में कुछ महिलाएं, 15-20 महिलाएं मिलके या छोटा छोटा समूह बना लेते हैं, और वो अपनी जो छोटी छोटी बचत है, मान लो हर 15 दिन में उन्होंने मीटिंग की तो 100-100 रुपए करके या 200 रुपए एक फिक्स कर लेते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह से काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है, और सदस्य समूह में किसी को भी पैसे की जरूरत होती है तो उसे वो कम ब्याज दर पर पैसा दे देते हैं। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण निर्धनों का एक छोटा समूह होता है, जिसके सदस्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति लगभग एक समान होती है। ये सामूहिक प्रयास से अपने जीवन दशा में बेहतर करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप में सामान्यतः 15 से 20 महिला और पुरुषों का समूह होता है। समूह के सदस्य छोटी छोटी बचत करके प्रत्येक 15 दिन में बैठक करके निश्चित धनराशि जमा करके सामान्य निधि का निर्माण करते हैं। इन्हें हर 15 दिन 20 दिन वो अपना फिक्स कर लेते हैं, उतने में छोटी छोटी बचत को एक निश्चित पैसे के रूप में, अधिक बड़ी संपत्ति के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, जिसको आवश्यकता पड़ने पर अपने सदस्यों को दे सके। पंजीकृत स्वयं सहायता समूह का बचत खाता खोला जाता है। जब ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो ये अपना खाता बैंक में खुलवा लेते हैं। यदि इनने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया तो आवश्यकता पड़ने पर इस समूह को 1.5 लाख रुपए भी बैंक कर्ज दे देता है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड स्वयं सहायता समूह है। और यदि वहीं पे एक छोटा सा किसान जाता बैंक से लेने के लिए तो उसको बैंक 10,000 रुपए भी नहीं देती, परंतु जब ये स्वयं सहायता समूह रजिस्टर्ड हो जाता है और बैंक के पास जाता है तो इसको बड़ी राशि का कर्ज भी आसानी से मिल जाता है। ये जो स्वयं सहायता समूह की जो शुरुआत हुई है, ये बांग्लादेश से हुई थी। कहाँ से हुई थी? इसके बांग्लादेश से। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं और इनको 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मुझे लगता है कि आप पूरा पाठ पढ़ लिए होंगे। ये पाठ आपको तभी समझ में आएगा जब आप अपनी बुक को मेरे साथ पढ़ेंगे। आप वीडियो भी देखिए और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये पूरी जितनी बुक दी हुई है, मैंने पूरे बुक को समावेश करके पूरा चैप्टर का वीडियो बनाया है। यदि तब भी आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।